टीचिंग ज्ञान। साथियों, आज हम आपको सीटेट 2014 का जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका हम प्रीवियस ईयर आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो जिसका भी प्रीवियस ईयर नहीं हुआ तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिसने भी अपना सॉल्व नहीं किया तो इसमें आप जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो लास्ट की मैक्सिमम 18 डेज़ बचे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि अब आपको पता ही है कि हर एक राज्य में जो हमारा है कि वैकेंसीज़ जो हैं वो निकल रही हैं। तो प्लीज़ सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए और इस प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके लास्ट में नंबर कितने बैठे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है सीटेट रिलेटेड या अदर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर जो भी हमारा जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा एंड स्टडी ग्रुप में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के जो हमारे 30 क्वेश्चन हैं वो कवर होंगे और बाकी जो और हैं वो हम बताएं। ईवीएस जो है वो सेकंड वीडियोस की आएगी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ईवीएस की जो आपकी सेकंड वीडियो जो है मैं थोड़ी देर में अपलोड करवा दूँगी और समथिंग 9 बजे के आसपास आपके वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यहाँ पर सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण है उसका जो निर्माण है वो किसने किया था। तो उसका निर्माण जो हमारा किया था वो एल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था बुद्धि परीक्षण का जो हमारा निर्माण है वो एल्फ्रेड बिने ने किया था। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो एल्फ्रेड बिने जो थे उन्होंने बुद्धि परीक्षण का हमारा क्या किया था, निर्माण किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एल्फ्रेड बिने। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है, क्या कर रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझिए आप कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को कर रहा है, एकत्र कर रहा है, जो कार्य कक्षा में हुआ है उसको एकत्र कर रहा है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो इसमें जो हमारा क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन, यानी कि इसमें जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। एक शिक्षक जो अतः जो शिक्षक है उसका कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। तो इसमें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कि कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग भेद क्या है। जो कक्षा कक्ष में जो हमारा जेंडर लिंग भेद है वो क्या है। फर्स्ट, ए का शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है या शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। एक बात, कक्षा कक्ष में जो जेंडर भेद होता है कि कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करता है तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना को भी विकसित करता है। ठीक है, तो ये उनका संपादन इससे अच्छा नहीं हो पाता और छात्र छात्राओं में जो द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो इसीलिए इसमें क्या बताया गया है, भेद क्या उत्पन्न करता है, शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। जो ध्वनि संबंधी
जागरूकता निम्नलिखित में से हमारा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना है। क्या है? उसमें हेर फेर करना है। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो वो क्षमता से संबंधित है ध्वनि संरचना व चिंतन करना व उसमें हेर फेर करने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 5th क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद जो है वो हमारा आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। प्रकृति पोषण जो विवाद है वो हमारा आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। 6th क्वेश्चन है मानव विकास है, मानव का जो विकास है वो किससे संबंधित है? मानव विकास जो है वो मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, तो इसलिए इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही गुणात्मक है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी व्यक्ति में कई बार चीज़ों में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो यही है कि मानव का विकास जो है वो मात्रात्मक रूप में भी होता है, यानी कि उसको मापा जा सकता है, और गुणात्मक रूप में भी होता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब 7th क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण की, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि सामाजिकरण की जो सक्रिय एजेंसी कौन सी है और हमारी निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। तो हमारे जो समाजीकरण की जो सक्रिय एजेंसी है वो हमारा परिवार है, इको क्लब है और स्वास्थ्य क्लब है। ये हमारी समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है, जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है। यह हमारा सामाजिक एजेंसी कहलाता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं वो हमारा निष्क्रिय एजेंसी है। सबसे पहले सक्रिय एजेंसी क्या होता है? सक्रिय एजेंसी होता है जहाँ व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है, तो उसी को हम सक्रिय एजेंसी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी बेनिफिट है। और जो हमारा ये 2023 में जो हमारा 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है वो भी ऑफलाइन मोड पर है, तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर काफ़ी बेनिफिट करते हैं हमारे सीटेट में। आप अदर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं, बट जो आप सीटेट के लिए लगाते हैं वहाँ पर आपका क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से 50% चांसेस होते हैं फंसने के। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर को मत भूलिएगा, उनको ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है? जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो उसका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? 8th का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 9th पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली का उदाहरण हमारा इसमें से कौन सा है? तो इसमें से सीखने की जो शैली का हमारा उदाहरण है वो हमारा है चाक्षुष। चाक्षुष क्या होता है? जिसके बोध नेत्र से हो। सीखने की शैली होती है मतलब जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देख के उसको सीखता है, उसको बोलते हैं चाक्षुष। क्या बोलते हैं? चाक्षुष। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हमारा सीखने की एक शैली का जो मेन उदाहरण है वो होता है हमारा चाक्षुष। मतलब व्यक्ति जो होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखकर उसको अपने अंदर समाहित करता है, उसको बोलते हैं चाक्षुष। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तथा पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ये हमारा क्या है? भावात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा भावात्मक कहलाता है। भावात्मक प्रेरणाएं व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। जो हमारी भावात्मक प्रेरणाएं होती हैं वो व्यक्ति से की भावनाओं से संबंधित होती हैं और ये जो व्यक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारा अभिप्रेरित होती हैं। तो प्रेरणाएं अनुभूति के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक
पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है हमारा भावात्मक सॉरी। फिर हमारा आता है 11th पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो हमारा क्या कहता है, अभिप्रेरण कहलाता है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरण कहते हैं। अभिप्रेरित एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अभिप्रेरण का मतलब जानते हैं कि बच्चे की आंतरिक बल को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थी के आंतरिक बल को प्रोत्साहित करना हमारा क्या कहलाता है, अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अर्थपूर्ण संबंध जो हमारा सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है वो अर्थपूर्ण हमारा संबंध है। ठीक है, अब 13th पॉइंट पर चलते हैं, 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनको क्रिएटिविटी जो हमारा सृजन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ होगी। तो इसमें क्या होता है, प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि क्रिएटिविटी से संबंधित जो प्रश्न बनाएंगे उससे उनकी समझ विकसित होगी और शिक्षार्थी जो होंगे वो अधिक समय शिक्षार्थी जो होंगे उनकी समझ अधिक विकसित होगी। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन हमारा क्या है, सृजन। 13th क्वेश्चन का आंसर है हमारा सृजन। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित है? जो संवेगात्मक वृद्धि से हमारा संबंधित है वो हमारा है समानुभूति देना। स्वयं को दूसरों की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है जो कि उचित संवेगात्मक वृद्धि को दर्शाता है। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? उचित तरीके से किया जा सकता है, ये हमारा है निदानात्मक परीक्षण। क्या है हमारा, निदानात्मक, इसका आंसर क्या है, निदानात्मक परीक्षण हमारा आंसर है। 16th क्वेश्चन का आंसर है प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण या प्रतिभा। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित जो तत्व है वो हमारा क्या है, अपसारी चिंतन है। क्या है हमारा, अपसारी चिंतन है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्राच्य वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं 18th पॉइंट पर। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? निम्न में कौन सी शब्दावली जो होती है वो अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? वो हमारी है आवश्यकता। क्या है हमारी, आवश्यकता। अभिप्रेरणा के साथ तो जो अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है उसका आंसर होगा आवश्यकता। जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करती है उसी प्रकार आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। आवश्यकता और अभिप्रेरणा एक दूसरे के प्रतिरूपक हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की वृद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्टेनबर्ग। क्या हो जाएगा, सॉरी, निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है? तो इसका आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। जो स्टेनबर्ग की बुद्धि के 3 स्तरीय सिद्धांत हैं उनका नाम है व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। कौन कौन से हैं, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि।
तो ये हमारा तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। फिर चलते हैं 20th क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्लीज़ इनको स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। ये वीडियो मैंने बहुत ही कम टाइम की है। 13th क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है इसमें और 30 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको बिना स्किप करिए, आप देखिएगा ज़रूर। चलते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर है? अच्छा, प्याजे की जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष का जो समय होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रजीत गामक स्तर जो होता है उसमें बच्चा आँख, नाक व आँख, कान, हाथों का प्रयोग करता है। इसमें इंद्रजीत गामक स्तर है। कौन सा है? इंद्रजीत गामक स्तर। वायोगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो वायोगोत्स्की के सिद्धांत में जो हमारी जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। कौन से पहलू की? जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में की तरह अच्छी हैं। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आंसर होगा वो ए होगा। पता क्यों? इसमें तुलना नहीं की गई है, इसमें एक दूसरे को बराबर बैठाया गया है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा सीटेट है ना, इसमें इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उन पर हमको विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो भेद है, लिंग भेद, वो बिल्कुल भी नहीं करना। आपको लड़के और लड़की दोनों को समानता देनी है, आप इन दोनों में भेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी भेद हो रहा है वो क्वेश्चन आंसर आप कट कर देंगे। और चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं, उसमें हम 4 ऑप्शन में से जो भी एप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो भी आपको, अगर आप अपने उससे मन से सोचें कि कौन सा एप्रोप्रिएट हो सकता है, उस आंसर पर आपको टिक करना है। ठीक है, समझ के ऊपर। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ये हमारा विश्लेषणात्मक से संबंध रखता है। ठीक है, विश्लेषणात्मक से संबंध रखता है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से, तो ये हमारा डिसलेक्सिया कहलाते हैं। डिसलेक्सिया होता क्या है? डिसलेक्सिया जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखता है। मतलब अक्षरों को पढ़ने में जो अक्षम होता है, असमर्थ होता है और उनको उल्टे क्रम में लिखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह सहयोग की नैतिकता से हमारा संबंधित है। किससे? सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। अब आते हैं 26 क्वेश्चन पर। 26 क्वेश्चन हमारा कहता है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वो उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृद्धियों का आकलन करने के लिए रोज़ाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। क्या करते हैं? व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। मतलब जो शिक्षक है उसमें स्वामित्व की भावना का होना ज़रूरी है।
अल्बर्ट बेंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अल्बर्ट बेंडोरा के अकॉर्डिंग जो हमारा बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार है E.L. थर्नडॉइक का। किसका? E.L. थर्नडॉइक का। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ये हमारा किससे संबंधित है? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को तर्कपूर्ण करना। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है हमारा कौन सा? डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो ये हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन मैंने CDP के कंप्लीट करा दिए हैं। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर अच्छे से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 30 में से कितने आंसर आपके करेक्ट हुए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।